नमस्कार, मैं हूँ शिवानी और आज हम देखने वाले हैं। एक तो मैं एनसीईआरटी का इंडेक्स बताऊंगी और बाद में हम ड्रेनेज पैटर्न देखने वाले हैं। होप कि आप सभी का न्यू ईयर अच्छा चल रहा होगा और न्यू ईयर की आपकी जो शुरुआत है वो अच्छे से शुरू हो गई होगी। तो अब हमने हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चलना है। जो मैंने प्लान आपको बताया है GS1 वाला, तो उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। 15 जनवरी तक हमें कंप्लीट करना है हमारा टारगेट। बट हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, जिसका कंप्लीट नहीं होता है वो 20 तक भी कर सकते हैं। ऐसी कोई ज़्यादा, बट 20 के ऊपर मत जाना, ठीक है। तो और एक मुझे क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा था, पर्सनली टेलीग्राम पे पूछा था। उनका कहना है कि आपने जो ये इतने कम, मतलब एक तो ज्योग्राफी दिया है आपने, फिर ऊपर से ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट प्लस एग्रीकल्चर और प्लस करंट अफेयर्स, मतलब जो मई से लेके दिसंबर तक जो भी ज्योग्राफी एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं उनको भी हमें कवर करना है इन्हीं 20 दिनों के अंदर। तो ये थोड़ा ज़्यादा होता है और मुझे ऐसे लग रहा है कि इम्पॉसिबल है ये टारगेट कंप्लीट करना। तो इनका उनका ये क्वेश्चन था। तो मुझे कहना ये है कि आपने ट्राई भी नहीं किया है और शुरुआत में ही कह रहे हो कि आप इम्पॉसिबल हैं। और उन्होंने ये भी बात बोली कि उनकी कुछ पढ़ने की जो स्पीड है उसकी भी कोई प्रॉब्लम है। तो मैं कहती मतलब मैंने खुद पे कैसे काम किया जब मेरी स्पीड कम थी। तब एक फॉरेस्ट ऐप है जिससे हम टाइमर लगा के पढ़ सकते हैं। तो मैं क्या करती थी, 10 मिनट का टाइम लगाती थी और देखती थी कि 10 मिनट में मैं कितने पेज पढ़ सकती थी, और वो भी इफ़िशेंटली। तो ऐसे करते 10 मिनट में 2 पेज हो या 3 पेज हो। शुरुआत में आप एक ही पेज पढ़ लो, आपका एक ही पेज होता होगा पूरा इफ़िशेंटली, मतलब आपको याद आता होगा, समझ में आता होगा और वो चीज़ें आप बाद में भी समझा सकते हो। इस तरह से आपने पढ़ा है एक पेज। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है कि 10 मिनट में 2 पेजेस, फिर 3 पेजेस, फिर 4 पेजेस, फिर 5 पेजेस, ऐसे कर कर के अपना बढ़ाना है। एकदम से कोई, मतलब मैं नहीं कहती कि 10 मिनट में आप 10 पेजेस पढ़ो, ऐसे नहीं हो सकता है। हमारी ह्यूमन कैपेसिटी ऐसी है भी नहीं, तो इतना ज़्यादा नहीं करना है। तो आप ऐसे अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिन में 40 या 50 पेजेस तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, तभी आप अच्छे से कवर कर पाओगे आपका सिलेबस और आपके जो बुक्स हैं। और आप कहेंगे कि हम यूट्यूब से कंप्लीट कर लेंगे या इधर उधर से कंप्लीट कर लेंगे, ऐसे मत करना। प्रॉपर बुक पढ़ना, समझने के लिए आप यूट्यूब वीडियो देखिए, बट उसी से मतलब कवर करेंगे ऐसे नहीं है। और जब भी आप यूट्यूब वीडियो किसी का भी आप देखते हो ना, तो एक पेपर और पेन हाथ में रखना ही ज़रूरी है। और जो कह रहे हैं वो लिख के लेना, तभी वो याद रहेगा आपको। वरना आप ऐसे वीडियो देखोगे और दूसरे दिन तक आप तब भूल भी जाओगे। क्योंकि जब हम वीडियो देखते हैं ना, हमारा माइंड, वैसे पढ़ते टाइम पे भी ऐसे ही होता है, हमारा माइंड कहीं और होता है। तो इसीलिए पेपर और पेन लेके बैठना है और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लगती है वो हमें लिख के लेनी है। और कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है वो भी देखना है। ये आपके मतलब क्वेश्चंस है, इसीलिए मैं आंसर कर रही हूँ। और एक स्टूडेंट है, मतलब यूपीएससी एस्पिरेंट है, उसने पूछा कि आप ना एनसीईआरटी के इंडेक्स को डिस्कस करिए। देखो, एनसीईआरटी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें ऐसे नहीं बता सकती मैं ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है और ये चैप्टर कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे नहीं है। अगर आप नए हो तो पूरे एनसीईआरटी को पढ़े। मैं तो कहूँगी आप 5th क्लास से लेके 12th क्लास तक सारी एनसीईआरटी ज्योग्राफी से रिलेटेड पढ़िए, क्योंकि उसमें ना एग्रीकल्चर भी, आपका एनवायरनमेंट भी और ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगी। आपको जो बेसिक आइडिया होती है, जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, वो उसी से कवर हो जाएंगे। आपको कोई स्टैंडर्ड बुक रेफ़र करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलो देखते हैं। मुझे लगता है कि मैं इसमें टाइम ज़्यादा दे रही हूँ, बट आपको समझने की ज़रूरत है, प्रॉपर बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है। आज तक का कोई भी टॉपर ऐसा नहीं है कि जिसने बुक्स नहीं पढ़े और यूपीएससी क्लियर किए हैं।
पढ़ना ज़रूरी है। प्रीलिम्स के लिए रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को समझ ही नहीं पाओगे या मतलब उसको पढ़ रहे हो फास्ट, अगर आपकी स्पीड उसमें कम है तो भी आप क्वेश्चन कवर नहीं कर पाओगे। अगर आपकी स्पीड है बट आप क्वेश्चन मतलब क्या कहा गया है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर ही नहीं दे रहे हो, तो वहाँ पे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपको याद रखना है कि आपके क्वेश्चंस गलत भी नहीं होने चाहिए, नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाने चाहिए, और आपकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। इस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है। और स्पेशली एक चीज़ आप याद रखना, जो हमारी बुक की लैंग्वेज और आपने यूपीएससी की लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंस देखा होगा, जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। क्योंकि मैंने खुद नोटिस किया है, जब मैं एग्ज़ाम सेंटर में बैठती थी, क्वेश्चन सॉल्व करती थी, तब मुझे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते थे कि जो आते थे, मेरे पास नॉलेज था, प्रैक्टिस भी किया था मैंने, फिर भी वो क्वेश्चन वहाँ पे गलत हुए। और जब घर आके वही क्वेश्चन मैं सेम सॉल्व कर रही हूँ तो उसमें वो करेक्ट आ रहा है। तब जाके मुझे रियलाइज़ होता था, अरे यार ये तो मुझे आता था, फिर भी मैंने मिस्टेक से गलत कर दिया। तो इसीलिए लैंग्वेज पे प्रॉपर ध्यान दीजिए, वर्ड्स पे प्रॉपर ध्यान दीजिए, क्या इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है, इस पे भी ध्यान दीजिए। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। और जब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, वहाँ पे ओनली और ये एक्सट्रीम वर्ड जो होते हैं वहाँ पे भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये कब कर सकते हैं हम? प्रैक्टिस के दौरान ये सब चीज़ें हमें माइंड में होनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, तो चलो, अगर और भी आपकी कोई क्वेरीज है तो पूछ लेना, मुझे बिंदास पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो चलो देखते हैं। उन्होंने जैसे बोला कि इंडेक्स, ये 11th की ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी। तो इसमें हम इसका इंडेक्स देखते हैं कि फर्स्ट है इंडिया एंड लोकेशन। इंडिया के बारे में, इंडिया की लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, ये सब इसमें बताया गया है। और फिर जो फिजियोग्राफी है, फिजियोग्राफी मतलब जो यहाँ पे लिखा है ना, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, ड्रेनेज सिस्टम इसमें आता है, जैसे कि माउंटेन्स हो, प्लेटोज हो, डेजर्ट हो, प्लेन्स हो, आइलैंड्स हो, इनके बारे में है ये फिजियोग्राफी। तो इनके बारे, इंडिया के जो प्लेटोज, ये सब मैंने बताया ना, ये सब इंडिया के बारे में ये फिजियोग्राफी है। और दूसरी थर्ड यूनिट है क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड सॉइल। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ये एनवायरनमेंट में भी पढ़ना पड़ेगा और ये ज्योग्राफी के, इसीलिए तो मैंने ये कॉम्बिनेशन किया है कि आपको अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी या आपका टॉपिक भी नहीं रहेगा। क्योंकि इससे क्वेश्चंस आजकल आप देख रहे हो तो 15 से 20 क्वेश्चंस इसी एरिया से आ रहे हैं, जो ये मैंने कॉम्बिनेशन दिया है इसी एरिया से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और 2023 के ही ले लो आप, 20 क्वेश्चंस थे इसी एरिया से, और करंट को पकड़ के। तो हमें एनसीईआरटी पढ़ना, एनसीईआरटी हमारा बेस बनाती है और इसी से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करना भी मतलब जहाँ पे आपको ज़रूरत है वहाँ पे करिए, जो एनसीईआरटी में कवर नहीं हो रहा है वो एरिया आप स्टैंडर्ड बुक से कवर करिए, बट एनसीईआरटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये इसमें क्लाइमेट है, नेचुरल वेजिटेशन है, सॉइल्स है, और फिर ये जो लास्ट वाला है नेचुरल हजार्ड्स एंड डिज़ास्टर कॉजेस। ये प्रीलिम्स में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं जितना मेंस में है ये। वैसे अभी आपने देखा होगा जो तीस्ता रिवर का जो डैम था वो ओवरफ्लो हो गया और वहाँ पे फ्लड्स भी आए और काफ़ी नुकसान हुआ, और अभी तमिलनाडु में भी आया था। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है, हमें इसमें आइडिया होनी चाहिए और बिल्कुल स्किप मत करना इस एरिया को, क्योंकि यूपीएससी आजकल ऐसे भी क्वेश्चन पूछ रही हैं जो कि टॉपिक मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गया यहाँ पे इंडेक्स, मैंने बताया बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। और एक एनसीईआरटी है जिसको मैं उसका भी इंडेक्स में बता दूंगी कि वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसी से आपकी ज्योग्राफी कवर होगी। तो आज हम देखने वाले हैं ड्रेनेज पैटर्न। मैंने काफ़ी टाइम लिया है ऐसे लग रहा है, बट बताना ज़रूरी था। हम देखने वाले हैं ड्रेनेज पैटर्न, देखने वाले हैं आज इम्पॉर्टेंट जो ड्रेनेज पैटर्न होते हैं। क्योंकि देखो ड्रेनेज पैटर्न मतलब ड्रेनेज सिस्टम जो है इसमें दो टाइप के सिस्टम्स आते हैं, एक हिमालयन और एक पेनिनसुलर। जो हिमालयन रिवर्स होती है
उनके अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है और जो पेनिनसुलर रिवर है उनके अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसीलिए हमें पहले पैटर्न पता होना चाहिए और फिर बाद में हम रिवर्स के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिखा है डेंड्रिटिक। डेंड्रिटिक मतलब रिवर जो होती है, रिवर मीट्स यानी फॉर्म द ब्रांचेस। जैसे कि हमारी गंगा रिवर है, उसको रिवर्स आके मिलती हैं कैसे, और अगर आप उसका मैप देखोगे ना गूगल पे तो आपको बिल्कुल एक ब्रांच की तरह दिखाई देगी, तो इसीलिए उसको डेंड्रिटिक बोला जाता है। सेकंड है रेडियल। रेडियल हो जहाँ पे रिवर्स ओरिजिनेट होती है, बहुत सारी रिवर एक ही जगह से ओरिजिनेट होके अलग अलग डायरेक्शन में वो फ्लो करती है, तो इसको ही रेडियल बोला जाता है। मैंने यहाँ पे मैपिंग के थ्रू दिखाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये अमरकंटक रेंज जो है ये मतलब इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इंडिया में। यहाँ से बहुत सारी रिवर्स निकलती है, जैसे कि नर्मदा हो, सोन हो, ये सब यहाँ से निकलती है अमरकंटक रेंज से, या दामोदर हो। तो हम आगे देखेंगे रिवर्स। तो थर्ड है ट्रेलिस। इसका प्रोनाउंसिएशन आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, मैं तो ट्रेलिस कर रही हूँ। तो रिवर्स फ्लो पैरेलल टू ईच अदर एंड सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज जॉइन देम एट राइट एंगल। राइट एंगल से ज्वाइन करती है, मतलब ऐसे ऐसे रिवर्स एक दूसरे को मिलती है, तो इसको ट्रेलिस बोला जाता है। और फोर्थ है सेंट्रीपेटल। सेंट्रीपेटल फोर्स आपने पढ़ा ही होगा, जिनका साइंस होगा उनको पता ही होगा सेंट्रीपेटल फोर्स होता क्या है फिजिक्स में। तो आपको दिख रहा है, दिख रहा होगा। आप बता दीजिए, मतलब चेंजेस भी जो करने होते हैं ना वो भी आप बताते रहिए मुझे कमेंट बॉक्स में। तो सेंट्रीपेटल में क्या होता है, रिवर्स क्या करती है, अलग अलग डायरेक्शन से एक ही जगह पे आके अपना जो वाटर होता है वो डिस्चार्ज कर देती है, तो इसको सेंट्रीपेटल बोलते हैं। मतलब यहाँ पे मैंने लिखा भी है, रिवर्स डिस्चार्ज देयर वाटर फ्रॉम ऑल डिरेक्शंस इन अ लेक और अ डिप्रेशन। तो वो एक ही जगह पे आके पूरा अपना ड्रेनेज कर देती है, तो इसको सेंट्रीपेटल बोलते हैं। तो लास्ट में मैंने कुछ टर्म्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं, मतलब लिखे हैं, ताकि आपको पता होना चाहिए इसमें डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट टर्म है, लग रहा है आपको दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा ऊपर ले लेती हूँ, हाँ अभी दिख रहा होगा पूरा। टर्म्स है, ड्रेनेज बेसिन जो होता है वो एरिया ड्रेन बाय अ रिवर और एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। जो ड्रेनेज बेसिन होता है, अभी लास्ट के 2 या 3 इयर्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है उसके बेसिन में कौन सी रिवर आती है, और ऑप्शन दे गए थे ऐसे रिवर्स के। तो अगर आपको पता होता कि हम जस्ट लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऐसे समझते हैं, बट अदर रिवर जैसे आके मिल जाती हैं तो वो भी एक बेसिन में आती है। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है एरिया ड्रेन बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, उसी को ड्रेनेज बेसिन बोला जाता है। ड्रेनेज क्या होता है, एक फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल, उसको ही ड्रेनेज बोला जाता है। जो एक वेल डिफाइंड मैनर में जो फ्लो होता है वाटर का, उसको ड्रेनेज बोला जाता है। और ड्रेनेज सिस्टम उसको बोला जाता है कि नेटवर्क ऑफ सच अ चैनल, मतलब ऐसे कई सारे चैनल्स जो होते हैं वो वाटर फ्लो के, वो एक दूसरे से मिलते हैं, उनका नेटवर्क बनता है, तो उसको ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। तो कैचमेंट एरिया किसे कहते हैं, अ रिवर ड्रेन्स द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया। मतलब जो रिवर होती है वो कहीं से तो मतलब एक स्पेसिफिक एरिया से वो वाटर कलेक्ट करके ले आती है और वो ड्रेन करती है, तो उसको कैचमेंट एरिया, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में ड्रेन करती है तो उसको कैचमेंट एरिया बोला जाता है। और कैचमेंट एरिया जो होता है वो बड़ा, मतलब लार्ज होता है कंपेयर टू वाटरशेड। वाटरशेड एक और एक कंसेप्ट है जिसमें जो होता है वो स्मॉल एरिया होता है वाटरशेड, बट जो कैचमेंट एरिया होता है वो लार्ज होता है। होप कि आपको समझ में आया होगा ये जो मैंने बताया। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, फिर भी मैंने सोचा कि पहले ये बताते हैं ताकि अदर रिवर्स हमें डिस्कस करने में आसानी हो। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे, ये इम्पॉर्टेंट है, मैंने रात में ये सेंड भी किया था, तब मैं पढ़ रही थी, तब मैंने सेंड किया था ये।
तो होप कि आपको ये समझ में आए, आपको ये मिल जाएगा आपके पास, अगर ये एनसीईआरटी होगी ना तो आपको ये आराम से मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर में क्या डिफरेंस है। तो पहले तो देखते हैं कि जो हिमालयन एरिया है वहाँ पे जो हम देखते हैं कि स्टीप ग्रेडियंट्स है। मतलब आपको पता ही होगा स्टीप ग्रेडियंट्स क्या होते हैं, अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, वरना मैं बाद में बता दूंगी। क्योंकि आप लोग ना जो होमवर्क दिया होता है या जो कुछ पूछा जाता है उसके आंसर आप नहीं देते हो कमेंट बॉक्स में, आपको देना चाहिए, इससे हम एक्टिव होने लगते हैं। और सेकंड है पैरेलल माउंटेन रेंजेस, इस ये हिमालय की खासियत है या कैरेक्टरिस्टिक्स हम कह सकते हैं। और यहाँ पे वी शेप्ड वैलीज है। और जो रिवर जो होती है उनका कोर्स अगर देखा जाएगा तो वो यू टर्न कोर्स होता है। आपको पता है कि हिमालयन रिवर जो होती है वो मियांड्रिंग फॉर्म करती है, जैसे कि झेलम है सबसे बड़ा उदाहरण, झेलम रिवर कितनी ऐसी 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 करके, मतलब ऐसी ये मियांड्रिंग ऐसी होती है ना, ऐसी 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 करती जाती रहती है। तो ये यू शेप्ड, मतलब ये यू शेप है ना ऐसे। तो ये ऑक्सबो लेक भी फॉर्म करते जाते हैं रहते हैं साथ में। फिर है डीप गॉर्ज, जो मतलब आपने देखा ही होगा, जो अगर हिमालय के पहाड़ देखोगे तो उसमें आपको दिखाई देंगी गॉर्ज भी। अगर आप सर्च करोगे गूगल पे तो एक आप क्या मतलब आंखों के सामने एक इमेज तैयार हो जाएगी उसकी, तो देख लेना आप ऐसे करके, ठीक है। और जो पेनिनसुलर रिवर जो होती है इनका जो कोर्स होता है वो फिक्स्ड होता है, जो कोर्स ऑफ फ्लो होता है वो फिक्स्ड होता है। और इनमें मियांड्रिंग नहीं दिखाई देती है, वो सीधा ऐसे फ्लो करती रहती है। और दूसरा है कि ये नॉन पेरिनियल होती है, मतलब ये पूरे साल भर फ्लो नहीं करती है। इसके लिए और एक वर्ड है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। अगर नहीं बताया तो मैं शाम को बता दूंगी आपको कमेंट बॉक्स में। और इसका भी स्टीप ग्रेडियंट्स का भी। तो बट हिमालयन जो रिवर होती है वो पेरिनियल होती है। क्यों पेरिनियल होती है? क्योंकि उनको जो वाटर मिलता है, उनको रिवर को जो मतलब वाटर मिलता है वो कहाँ से मिलता है? जो स्नो मेल्टिंग होती है वहाँ से मिलता है। और रेनी सीजन में तो रेन से ही मिलता है, और ऐसे जब गर्मी का टाइम होता है तब स्नो मेल्टिंग होने लगती है, तो वो वाटर कहाँ पे जाता है? वो रिवर्स में आके मिलता है। इसीलिए ये रिवर पेरेनियल है और ये नॉन पेरेनियल है, मतलब ये पूरे साल चलती रहती है, कभी सूखती नहीं है। और ये जो होती है ये सीज़न मतलब बारिश के टाइम पे ही चलती रहती है और बाद में ये सूखने लग जाती है या इनका वाटर कम होने लगता है। तो यहाँ पे पहले तो हमें देखना चाहिए हिमालयन रिवर जो होती है प्लेस ऑफ ओरिजिन, कहाँ से ओरिजिन होती है हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर, ये देखना है। कि जो हिमालयन रिवर होती है, हिमालयन माउंटेन कवर्ड विथ ग्लेशियर, जो आपने देखा होगा, मैंने कल इंडस में भी बताया था आपको, इंडस कहाँ से मतलब ओरिजिनेट होती है, वो मानसरोवर लेक जो है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। इसका मतलब अगर हम ऐसे देखे जाए तो जो हमारे गंगा है उसका भी ओरिजिनेट कहाँ से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से। और जो यमुना है उसका यमुनोत्री ग्लेशियर से। मतलब ये जो हिमालयन रिवर है इनका ओरिजिन हमेशा ये किसी लेक से या ग्लेशियर से ही होता रहता है। और अगर हम देखें ब्रह्मपुत्रा का भी, यहाँ पे मानसरोवर लेक है ना, वहाँ से ही थोड़े मतलब वहीं से ही आसपास से उसका ओरिजिन है। तो पेनिनसुलर रिवर जो होती है वो प्लेटू और जो सेंट्रल हाईलैंड है वहाँ से इसका ओरिजिन होती है। जैसे कि जो मतलब पेनिनसुलर रिवर में कौन सी आती है? गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा और महानदी जो है तापी, नर्मदा, ये जो है पेनिनसुलर रिवर्स हैं। और जो हिमालयन रिवर है वो कौन सी है? इंडस है, ब्रह्मपुत्रा, गंगा, ये सब हिमालयन रिवर्स हैं। तो इनका नेचर ऑफ फ्लो कैसे होता है? अभी जैसे मैंने बताया कि हिमालयन पेरेनियल होती है और ये जो होती है पेनिनसुलर वो सीजनल होती है, मतलब डिपेंड ऑन मानसून रेनफॉल, और ये रिसीव वाटर फ्रॉम ग्लेशियर एंड रेनफॉल। और इसके टाइप जो होते हैं ड्रेनेज के, अभी बताया था मैंने, ये हमने गंगा का एग्जाम्पल दिया था क्योंकि ये एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट लीडिंग टू डेंड्रेटिक पैटर्न इन प्लेन्स, मतलब ऐसे पैटर्न में होती है ये। और जो मतलब पेनिनसुलर रिवर मोस्टली ऐसे दिखाई देती है, जैसे कि मैंने नर्मदा का उदाहरण दिया था, अमरकंटक रेंज से निकलती है। तो
वो ऐसे पैटर्न में होते हैं, ट्रेलिस, रेडियल, रेक्टेंगुलर पैटर्न्स में होती हैं। और नेचर ऑफ रिवर, रिवर का नेचर कैसे होता है, ये हिमालयन रिवर लॉन्ग कोर्स होता है इनका, फ्लोइंग थ्रू द रज माउंटेन, एक्सपीरियंसिंग हेडवर्ड इरोजन एंड रिवर कैप्चरिंग इन प्लेन्स, मियांडरिंग एंड शिफ्टिंग ऑफ कोर्स। मतलब इस तरह से इनका नेचर होता है। बट पेनिनसुलर रिवर का कैसे होता है, एक तो एक स्मॉलर होती है, इनका फिक्स कोर्स होता है, वेल एडजस्टेड वैलीज होती है। और फिफ्थ है कैचमेंट एरिया, जैसे कि मैंने बताया, तो हिमालयन रिवर जो है इनका जो बेसिन होता है वो लार्ज होता है, और रिलेटिवली जो पेनिनसुलर है उनका स्मॉल होता है। और फिर एज ऑफ द रिवर, जो रिवर्स होती है उनका एज देखा जाए तो हिमालयन रिवर जो है वो यंग एंड यूथफुल, एक्टिव एंड डिपेंडिंग इन द वैली, डिपेंडिंग नहीं है, डीपनिंग इन द वैलीज। तो ये यंग होती है कंपेयर टू ये जो पेनिनसुलर जो है वो ओल्ड रिवर्स है विथ ग्रेडेड प्रोफाइल एंड हैव ऑलमोस्ट रीच्ड देयर बेस लेवल। और अगर और भी देखा जाए ना, तो ये जो हिमालयन रिवर है वो ब्रेडेड चैनल जो होते हैं ये फॉर्म करती रहती हैं। आपने देखा होगा ब्रह्मपुत्रा के, या आपने गंगा के भी देखे होंगे कि उनके ब्रेडेड चैनल होते हैं। लेकिन आपने पेनिनसुलर रिवर के देखे होंगे, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। और मोस्टली देखा जाए तो ये जो होती है हिमालयन रिवर जो होती है वो डिपॉजिट लेके आती है, एलुवियल डिपॉजिट, मतलब बहुत सारा ऑर्गेनिक मटेरियल अपने साथ लेके आती है। और वो डिपॉजिट कहाँ पे करती है, प्लेन एरिया में डिपॉजिट करती है, स्पेशली ब्रह्मपुत्रा एंड गंगा, और इंडस का भी है, बट ये इन दोनों का मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्रा का ज़्यादा है, ये हिमालयन रिवर है। और ये क्या करती है, इनकी वैलीज होती है, इनके प्लेन्स बनते हैं, और फिर ऑक्सबो लेक जैसे कि मैंने बताया ये मियांडरिंग इनकी बनती रहती है। बट ऐसा जो है वो पेनिनसुलर रिवर के साथ नहीं है, वो बिल्कुल सिंपली फ्लो करती रहती है। और ये हमेशा याद रखना, जो हिमालयन रिवर होती है वो यंग होती है, और जो पेनिनसुलर रिवर जो होती है वो ओल्ड होती है। तो बाकी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और ये सब बताना ज़रूरी था क्योंकि हम अब रिवर्स देखने वाले हैं, और उसके साथ ही अगर आप कहे तो हम नेशनल पार्क्स, हिल्स और प्लेटूज ये सब भी हम साथ में ही देखेंगे अगर आप कहे तो, वरना सिर्फ रिवर्स ही देखेंगे। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि कैसे करना है, क्या आप मेरे साथ चलना चाहते हो जैसे कि मैंने पढ़ाई की है वैसे आप करना चाहते हो, या सिर्फ रिवर्स ही मतलब रिवर ही देखनी है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। होप कि आपको ये पसंद आए। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।